चलते हैं आपको गीरसेन के भरानी सेन, जहां पर विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। पैसे के अभाव से जिला हॉस्पिटल में नहीं आ पाते हैं, तो इसलिए ये था कि यहाँ जिला चिकित्सालय बनाया जाए तो गरीब लोगों का इलाज वहीं पे हो सकता है। तो मैं एक सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि अब उप जिला चिकित्सालय का हमने जीओ कर दिया है। वैसे यहाँ पे लंबे समय से जो है इसकी मांग भी चल रही थी और वहाँ पे 30 बेड का हॉस्पिटल पहले से भी चल रहा है। यहाँ पे माननीय अध्यक्षा जी, आकस्मिक सेवाएं 24 घंटे की हैं, दंत रोग की व्यवस्था यहाँ पे है, रेडियोलॉजिस्ट की व्यवस्था यहाँ पे है, अस्थि रोग व्यवस्था यहाँ पे है, अंतः रोगी सेवाएं 30 बेड का यहाँ पे हॉस्पिटल है, बाह्य रोगी सेवाएं यहाँ पे चल रही हैं, गर्भवती महिलाओं की जांच यहाँ पे होती है, प्रसव यहाँ पे 24 घंटे जो है हो सकते हैं, परिवार कल्याण सेवाएं यहाँ पे पूरी हैं, टीकाकरण यहाँ पे हो रहा है, सुरक्षित गर्भ की व्यवस्था यहाँ पे है, महिला नसबंदी से लेके पुरुष नसबंदी तक यहाँ पे पूरी व्यवस्था है, प्रयोगशाला सुविधाएं, रक्त मूत्र एवं बलगम की जांच यहाँ पे हो रही है, अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था यहाँ पे है, एक्सरे की व्यवस्था यहाँ पे है, ईसीजी की व्यवस्था यहाँ पे है, 262 जांचें यहाँ पे फ्री में हो रही हैं और आयुर्वेदिक चिकित्सा की व्यवस्था यहाँ पे है, 6 रोग डॉक्टर की सेवा यहाँ पे है, कुष्ठ रोगी निवारण की व्यवस्था यहाँ पे है, नेत्र जांच यहाँ पे हो रही है, मलेरिया उन्मूलन का कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है। तो जितनी सेवाएं हम दे सकते हैं वो यहाँ पे हो रही है। माननीय अध्यक्ष जी, आप ही को जवाब। माननीय अध्यक्ष जी, एक मिनट, इसी डोई वाला से सवाल है, डोई वाला का सवाल, आपका डोई वाला का सवाल है, दोकल खाना इसमें नहीं आ सकता, बोलिए। माननीय अध्यक्षा जी, वैसे तो डोईवाला से बगल में हमारा ऋषिकेश है, वहाँ पे भी उप जिला चिकित्सालय है, वहाँ पे एम्स भी है। डोईवाला के बगल में जौलीग्रांट में एक बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज है जो कि जहाँ हम आयुष्मान का इलाज सबका फ्री कराते हैं। साथ ही जिला हॉस्पिटल भी वहाँ से देहरादून में है, मेडिकल कॉलेज भी देहरादून में है। हमारे बड़े भाई साहब काऊ जी हैं ना, बैठे हैं, जा रहे हैं, वहाँ भी अब हमने उप जिला चिकित्सालय खोल दिया है। थानों में भी वहाँ पे हॉस्पिटल की व्यवस्था है और अभी तक ये डोईवाला जो हॉस्पिटल था ये पीपी मोड पे चलता था। 2022 में यहाँ 47,222 लोगों की ओपीडी हुई, 2023 में 68,293 लोगों की यहाँ पे ओपीडी हुई। आईपीडी जो है 2022 में 2166 लोगों की हुई, 2023 में 2186 लोगों की हुई। इमरजेंसी सेवा जो है 20,222 लोगों की हुई। डिलीवरी यहाँ पे 222 में 494 लोगों की हुई है और महिलाओं के डिलीवरी केस वहाँ पे हुए हैं और 2023 में 346 हुए हैं। अब हमारे माननीय विधायक जी ने एक दिन मुख्यमंत्री जी से और मुझसे कहा कि पीपी मोड से हटा दीजिए हॉस्पिटल को। हमने इनकी वो मांग भी मानी और अब पीपी हॉस्पिटल जो है अब हमारा राज्य सरकार उसको चला रहा है। जब राज्य सरकार ने इस हॉस्पिटल को चलाना शुरू किया अभी 2024 में, तो इस 6 महीने में माननीय अध्यक्षा जी 75,058 लोगों की ओपीडी वहाँ पे हुई है। आईपीडी वहाँ पे जो है 24,196 लोगों की हुई है। इमरजेंसी जो है 11,014 लोगों की हुई है और डिलीवरी यहाँ पे 278 लोगों की हुई है। तो यहाँ पे पर्याप्त संसाधन है, लेकिन जो हमारे विधायक जी कह रहे हैं कि हॉस्पिटल कब बनेगा, कब वहाँ पे क्या होगा, अब हमने उसकी डीपीआर बनाने के लिए भी कार्यदायी संस्था नियुक्त कर दी है। 22 करोड़ 89 करोड़ रुपए की उसकी डीपीआर जो है बन रही है। भूमि हस्तांतरण में जितना कॉर्पोरेट में कर रहा हूँ, विधायक जी से भी मेरा निवेदन है कि वो थोड़ा सी वो भी बैठक कर ले और जल्दी भूमि मिल जाए वहाँ पे, क्योंकि हम पुराना हॉस्पिटल तोड़ के भी बनाएंगे। तो विधायक जी जितने सजग है, मुझे लगता है जितना जल्दी वो भूमि हस्तांतरण करने के लिए मेरा सहयोग करेंगे उतना जल्दी हम काम शुरू कर देंगे। डोईवाला से संबंधित है, डोईवाला से संबंधित है, क्योंकि डोईवाला का सवाल है। बैठिए, आपकी 2 सवाल हो गए, आप बैठिए, आपका पूरा जवाब दे दिया, बढ़िया से जवाब दे दिया, बैठिए बैठिए। डोईवाला से संबंधित है, माननीय सदस्य, बैठिए, आपका सवाल बैठिए, बैठिए। प्रश्न संख्या 2 माननीय सदस्य श्री भुवन कापड़ी जी। माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न का उत्तर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। प्रश्न का उत्तर जो हमें चाहिए, प्रश्न का बोलिए ना जी, बोलिए बोलिए। डोईवाला से संबंधित होना चाहिए, मत की बात कर, डोईवाला से संबंधित। एक मिनट,
देखिए प्रश्न तो डोईवाला पे है, प्रश्न तो डोईवाला पर है। नहीं, डोईवाला से था तो डोईवाला का अगर प्रश्न तो अब डोईवाला से पूरे विधानसभा व्यवस्थाओं को व्यवस्थाएं बदलती है, व्यवस्थाएं बदलती है। प्रश्न संख्या 2 माननीय सदस्य श्री भुवन कापड़ी जी। एक विधानसभा का होता है। माननीय अध्यक्ष जी, जो प्रश्न पूछा गया उसी के परिधि के अंदर बिल्कुल बिल्कुल बैठिए। और दूसरा, माननीय अध्यक्ष जी ने जब व्यवस्था दे दी तो उसके बाद तो बोलने का विषय नहीं बनता ना। माननीय पूरा विधायक पूरे विधानसभा लेकिन जो प्रदेश का है जो माननीय मंत्री जवाब कन्फाइन नहीं किया जा सकता एक विधायक जो बहुत मंत्री जी सदन में नहीं रखेंगे, कहाँ रखेंगे? हम अपने क्षेत्र की बात सदन में नहीं रखेंगे। प्रश्न लगाए नहीं हमारा, हमारा प्रश्न लगाए नहीं। मैं सदन में नहीं रखूंगा, कहाँ रखूंगा? अपने क्षेत्र की समस्या सदन में रखूंगा ना। आप बता दीजिए। आप प्रश्न लगाइए अपने क्षेत्र में। प्रश्न लगाए नहीं, मेरा लगाए नहीं प्रश्न। अनुपूरक प्रश्न सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछ सकते हैं। जनरल देखिए ऐसा है, अगर जनरल माननीय नेता प्रतिपक्षी आप लोग बहुत माननीय नेता प्रतिपक्षी आप लोग एक्सपीरियंस लोग हैं। जब जनरल उत्तराखंड का सवाल स्वास्थ्य पे लगेगा बिल्कुल आप सब उठा सकते हैं। ये केवल मंत्री जी को जो सवाल पूछा गया वो डोईवाला के लिए पूछा गया। नहीं नेता प्रतिपक्षी आप इस चीज में आप नहीं, आप एक्सपीरियंस है। केवल डोईवाला पर पूछा, अगर पूरे उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में ये सवाल उठता तो बिल्कुल सारे विधायक बोलने के अधिकारी थे। लेकिन जब केवल और केवल डोईवाला पर प्रश्न उठा है तो डोईवाला के लिए विधायक उठाएंगे। अगर आपके पास डोईवाला के लिए कोई प्रश्न है जरूर आप उठाइए, लेकिन उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर कोई सवाल है तो आप सब उठा सकते हैं। नहीं अब मैं संबंधित मैं भी पूछ सकता हूँ। पूछिए ना बस ये बिल्कुल पूछिए। ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये बिल्कुल सही है, ये सही है, ये व्यवस्था सही है। बिल्कुल आप डोईवाला से पूछिए, आप बिल्कुल पूछिए। वो पूछना चाहते हैं वो भी पूछिए, डोईवाला से आप भी पूछिए। काजी जी बहुत समझदार है, लेकिन देर में समझ में आया आपको। देर से निर्वाचित हो गया। नहीं नो आपने नहीं माननीय सदस्य मैं यही कहना चाह रही थी कि डोईवाला से संबंधित कोई भी पूछ सकता है, कोई भी पूछ सकता है, लेकिन वो बद्रीनाथ का सवाल नहीं पूछ सकते इस वक्त। वो जब बद्रीनाथ का सवाल लगा या उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर कोई स्वास्थ्य का सवाल उठा है उसमें अवश्य आप फिर कोई भी प्रश्न कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 माननीय सदस्य कापड़ी जी। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे आपने खड़ा किया। डोईवाला का सवाल है? हाँ डोईवाला का ही है। बैठिए बोलिए। माननीय अध्यक्ष जी, वो एक्चुअली काजी जो है ना मिड टर्म में आए तो जेट लैग का प्रभाव है जी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने डोईवाला को उप जिला चिकित्सालय बनाए जाने की मांग से संबंधित ये प्रश्न है। माननीय मंत्री जी ने उत्तर में उन तमाम सारी सुविधाओं का जिक्र किया जो उस अस्पताल के माध्यम से दी जा रही है और जो दिए जाने का प्रस्ताव है। मैं माननीय मंत्री जी से बहुत पॉइंटेड सवाल पूछ रहा हूं कि क्या इस उप जिला चिकित्सालय में ट्रॉमा सेंटर्स का इंतजाम किया जा रहा है, और उसी के पैरेलल यदि संभव हो बोलना तो क्या प्रदेश के दूसरे उप चिकित्सालयों में भी ट्रॉमा सेंटर की अनिवार्य व्यवस्था की जाएगी या नहीं? माननीय मंत्री जी चलिए माननीय मंत्री जी ये सीखना चाहिए, माननीय सदस्य सीखना चाहिए। चलिए बोलिए। माननीय अध्यक्ष जी माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी हमारे बहुत वरिष्ठ साथी हैं। वो डिमांड तो करना चाहते थे विकास नगर, तो मुझे लगता है कि वो और हम अलग से बात करेंगे। विकास नगर में भी कोई दिक्कत होगी तो भी पूरी की जाएगी, लेकिन अभी उप जिला चिकित्सालय में जो IPHS मानकों में जो हो सकता है वो हम वहाँ पे पूरा करेंगे। और जहाँ तक ट्रॉमा सेंटर की बात है, अगर IPHS मानक में ट्रॉमा सेंटर भी आएगा तो निश्चित वो भी हम गतिमान उसको भी करेंगे कि वो भी बनाया जा सकता है अगर IPHS मानक में आएगा तो। जी बोलिए। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने कहा कि यहाँ पर सारी रेडियोलॉजिस्ट से लेकर के सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आज तो वहाँ पर मात्र 3 चिकित्सा अधिकारी के पद हैं, 3 चिकित्सा अधिकारी कार्य कर रहे हैं और पर डे 400 से अधिक OPD होती है। आपकी सुविधाएं सब होंगी, लेकिन रिक्रूटमेंट नहीं होगा तो हम कैसे उसे करेंगे? ये मैं माननीय मंत्री माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी। माननीय अध्यक्षा जी,
जब उप जिला चिकित्सालय बनाने का शासनादेश हो गया है तो निश्चित रूप से वहां पे अब 28 से 30 डॉक्टरों की पद सृजित होंगे और वहां पे उतने डॉक्टर दिए जाएंगे ताकि वहां की सारी दिक्कतें पूरी हो सके। प्रश्न संख्या 2 माननीय सदस्य श्री भुवन चंद्र कापड़ी जी। माननीय शिक्षा मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, पढ़ाओ मान लिया जाए। जी माननीय मंत्री जी, मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूं, जो उत्तराखंड राज्य में अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में 15 से 20 वर्षों से 420, 6 आपने उत्तर में बताया कि 6 की मृत्यु हो गई, 420 जो अध्यापक हैं, क्या सरकार उनका विनियमितीकरण करेगी? क्योंकि कोई भी वित्तीय भार, उनकी सैलरी उतनी है कि वो सैलरी नहीं बढ़ानी है, वित्तीय भार सरकार पर नहीं पड़ना है और धारा 40 को परिवर्तित करके इनका विनियमितीकरण होगा और सरकार को भी फायदा होगा कि एनपीएस कटेगा इनका। अब एनपीएस है तो आप पर, सरकार पर पेंशन का भी भार नहीं है, तो क्या इन 420 शिक्षकों को आप धारा 40 परिवर्तित कर कोई वित्तीय भार न पड़ने पर एनपीएस जो सरकार को फायदा होगा उस पर इनको विनियमितीकरण करने के लिए कोई योजना लाएंगे? माननीय अध्यक्ष जी, हमारे जो अशासकीय विद्यालय हैं इसमें 426 पहले तदर्थ शिक्षक नियुक्त किए गए थे और 6 लोगों के या तो रिटायर्ड हो गए या उनकी मृत्यु हो गई, अब 420 रह गए हैं। इसमें रुद्रप्रयाग जिले में 19 लोग काम कर रहे हैं, पौड़ी जिले में 107 लोग काम कर रहे हैं, टिहरी जिले में 13 लोग। माननीय मंत्री जी, ये तो डिटेल पढ़ ली है मैंने इसमें, तो ये मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूँ, लोग काम कर रहे हैं। विनियमितीकरण करेंगे आप धारा 40 को परिवर्तित करके, अब इनको आप परमानेंट करेंगे? जब सरकार पर वित्तीय भार नहीं पड़ रहा है तो इनके रोजगार को आप सुरक्षित करेंगे विनियमितीकरण करके? सिर्फ इतना सवाल है। सुन लीजिए जवाब दे रहे हैं। कापड़ी जी, मैं आ रहा हूँ, आप ही के उत्तर पे आ रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, 2011 से पहले सरकार ने कई तदर्थ शिक्षकों को विनियमितीकरण किए हैं और ऐसा नहीं कि हमारी मंशा इनके भी विनियमितीकरण की थी, लेकिन हाँ थी तो ठीक तो करो नहीं, ना तो मैं कही नहीं रहा हूं और ना यहाँ है भी नहीं, हमारी सरकार में ना शब्द है भी नहीं, है कहीं का सबका साथ सबका विकास। माननीय अध्यक्ष जी, हम जैसे इस मामले को कैबिनेट में ला रहे थे तब तक ये लोग हाई कोर्ट चले गए और चूंकि ये मामला डबल बेंच में हाई कोर्ट में है तो इस पे यहाँ पे चर्चा करना मुझे नहीं लगता है कि आप ही ने कहा है कि जो मामला जो है हाई कोर्ट में विचाराधीन हो तो उस पे इस पे चर्चा, मुझे लगता है कि हमारी मंशा तो मैंने अपनी मंशा बता दी, लेकिन चूंकि मामला कोर्ट में है, कोर्ट का जैसा निर्णय होगा वैसे हमें स्वीकार होगा।